साथ बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिक्की के 10वें कृषि रसायन सम्मेलन का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, देश में नई प्रौद्योगिकी और सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को मिल रहा है सीधा लाभ। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा, बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों के नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। राज्य में अब सब्जियों और फलों का भी किया जाएगा बीमा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किए वितरित। कहा, युवा शक्ति है सामाजिक परिवर्तन की ध्वजवाहक। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। और उपराष्ट्रपति ने CII कार्यक्रम को वर्चुअल किया संबोधित। विनिर्माण कृषि क्षेत्रों में वैश्विक केंद्रों का सृजन करने का किया आह्वान। और मुख्य समाचारों के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा आयोजित 10वें कृषि रसायन सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। कृषि के क्षेत्र में लगातार सरकार के द्वारा भी यह प्रयत्न किया जाता है कि इस क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें, समयानुकूल इसमें परिवर्तन हो और यह क्षेत्र मजबूती के साथ आगे बढ़े, देश की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करे और दुनिया को भी की आवश्यकता को भी पूर्ति करने में भारत सक्षम रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं भारत का चिंतन वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और इस दृष्टि से लगातार भारत अपना प्रयत्न करता रहता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उपज के निर्यात में भी भारत विश्व में पहले 10 स्थान में शामिल हो चुका है। इस स्थिति को भी और आगे बढ़ाने की इच्छा किसानों और सरकार की है। उन्होंने कहा कि खेती के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और किसानों की आमदनी भी दुगनी हो, इस दिशा में अनेक योजनाओं के माध्यम से काम किया जा रहा है। कृषि उत्पादों की दृष्टि से अगर हम अनुभव करेंगे तो दुनिया के परिदृश्य पर भारत या तो उत्पादों में प्रथम स्थान पर है या द्वितीय स्थान पर है और हमारी कोशिश है कि यह निरंतर बढ़ता है। निर्यात में भी अगर हम देखेंगे तो भारत
पहले 10 शीर्ष देशों में स्थान प्राप्त कर सका है और आगे इसे और बढ़ाएं, यह निश्चित रूप से भारत सरकार की और देश की किसानों की इच्छा है। जब हम कृषि के क्षेत्र में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आवश्यकता खाद्यान्न की दृष्टि से, बाकी आवश्यक पदार्थों की दृष्टि से और आने वाले कल में आगे बढ़ती ही रहना चाहिए कि खेती के प्रति लोगों की रुचि भी जागृत हो। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में नई प्रौद्योगिकी और सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस संबंध में उन्होंने कश्मीर की केसर का जिक्र किया, जहां सैफरॉन पार्क में आधुनिक सुविधाओं के विकास से उत्पादक किसानों को केसर का दाम 1 लाख रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2 लाख रुपए किलो मिल रहा है। तो हम सब जानते हैं कश्मीर वैली में केसर की खेती होती, वहां पर एक सैफरन पार्क की शुरुआत हुई है और वहां के किसानों से जब मैं चर्चा कर रहा था तो कई किसानों ने खड़े होकर कहा कि पहले हम केसर की खेती करते थे तो हमारे केसर का भाव 1 लाख रुपए किलो का था, लेकिन अब यह सैफरन पार्क बन गया है, इससे तकनीक हमें प्राप्त हो गई है, काम करना आसान हो रहा है, हम अपने उत्पादन की ग्रेडिंग भी कर सकते हैं और ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी कर सकते हैं। सब प्रकार से तकनीक के लाभ मिलने के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे सैफरन का भाव 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए किलो हो चुका है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री ने खुद उसका संज्ञान लेकर मुआवजा देने का आदेश दिया है। किसानों के लिए बेमौसमी बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी चिंता मुझे भी है, मुख्यमंत्री जी को भी है, सरकार को भी है। और इस बेमौसमी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि इस वक्त फसल पकी हुई थी और दुर्भाग्य से किसान अपने घर में फसल लाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसका निदान करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, हमारे जो एसीएस हैं कौशल साहब की भी स्पेशल गिरदावरी जहाँ जहाँ फसल खराब हुई है डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगकर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं और जो हमारी नीति है उसके तहत जो बीमित किसान हैं उसको तो बीमा के माध्यम से और जो बगैर बीमा वाले किसान हैं जैसे मूंग के किसान हैं वो बीमा योजना में भी नहीं है। आगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बीमा योजना में ले आएं और इस वक्त जो है हरियाणा सरकार की अपनी नीति के तहत उनके जोखिम की भरपाई करें। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि सही समय पर जो किसानों के चेहरे पर परेशानी थी उसकी इस आदेश से थोड़ी बहुत जो भी हो संभव है वो भरपाई हो पाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार हरियाणा में सब्जियों और फलों का भी बीमा किया जाएगा। सब्जियों और फलों का बीमा करना, हरियाणा सरकार ने एक नई एश्योरेंस स्कीम लेके आई है कि इसमें जो नुकसान किसानों को होगा 40,000 रुपये तक बागवानी का, 30,000 रुपये तक सब्जियों का और 2.5% प्रीमियम लेकर के उसको फसल खराब होने की स्थिति में किसान की सहायता करेंगे। 21 फसलें इसमें जोड़ दी हैं। मोटा मोटी जो हरियाणा में किन्नू है, अमरूद है या और फलदार कोई पौधा है, सब्जियां हैं, गाजर, मूली, आलू या लहसुन, प्याज, मसाले वगैरह,
मोटा मोटी सभी फसलों को हमने ले लिया है। जो हरियाणा का लगभग 8-10% क्षेत्र जो है बागवानी में और सब्जियों में होता है, और देखने में आया है कि जब उनकी फसल खराब होती है तो कोई योजना नहीं थी कि उनको वो सहायता कर सकें। तो किसान हित में ये एक अच्छी योजना लेके हरियाणा प्रदेश आया है। देश में ये पहली योजना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों विश्वविद्यालय परिषद, एनएसएस इकाइयां एवं उनके कार्यक्रम अधिकारी और एनएसएस स्वयंसेवक में दिए गए। इन श्रेणियों में 42 पुरस्कार दिए गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और निशित प्रामाणिक ने भी हिस्सा लिया। पुरस्कार वितरण करने के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवा शक्ति को सामाजिक परिवर्तन का ध्वजवाहक बताया। मैं एनएसएस को इसीलिए एक दूरदर्शितापूर्ण योजना मानता हूं कि इसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समाज और देश की सेवा से जुड़ने का अवसर जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो जाता है। युवा शक्ति का समुचित मार्गदर्शन करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार बेटियों ने प्राप्त किए। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी अपनी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है, वही देश भी महान होता है। जहां ऐसी सोच को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। आज मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार हमारी बेटियों ने प्राप्त किए हैं। देश के विभिन्न भागों में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एनएसएस की भूमिका सराहनीय है। देश के विभिन्न भागों में आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर वेबिनार, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर संगोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण, रक्तदान और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों में एनएसएस स्वयंसेवक अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के बारे में और इस संग्राम में असाधारण योगदान करने वाले सेनानियों के आदर्शों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना भी राष्ट्र सेवा का काम है। इस मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को देश का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सामुदायिक सेवाओं में आगे बढ़कर काम किया। युवा देश का भविष्य है और इस समय जब देश कोविड महामारी से जूझ रहा है, मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों ने सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरे मन से काम किया है। और जब भी देश के ऊपर कोई राष्ट्रीय संकट होता है तो राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयंसेवक हमेशा आगे आकर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग जगत से विभिन्न सुधारों को लागू करने के बारे में सरकार के साथ बड़े जोश के साथ काम करने और आने वाले दशक में सतत आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर को वर्चुअली संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अब अपनी प्रगति को
दोबारा हासिल करने के निर्णायक बिंदु पर खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सभी हितधारकों के लिए एक मंच पर आने और सतत आर्थिक गति को सुनिश्चित करने का उचित समय आ गया है। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उद्योग को अपनी ओर से इस अवसर पर सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की उच्च गति बरकरार रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस समय की मांग है कि ऐसे कार्य शुरू किए जाएं जो अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की पटरी पर वापस ले आएं और जिनसे 2030 तक लाखों कामगारों के लिए लाभकारी रोजगारों का सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने, रोजगार का सृजन करने और संतुलित प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सतत उत्पादकता बढ़ोतरी के साथ 8 से 8.5% की सालाना जीडीपी वृद्धि दर की जरूरत होगी। नायडू ने कहा कि भारत पिछले एक दशक के दौरान विश्व की 18 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। उपराष्ट्रपति ने विनिर्माण, कृषि, निर्यात, डिजिटल सेवाओं, अगली पीढ़ी के वित्तीय उत्पादों, उच्च दक्षता वाले लॉजिस्टिक्स, विद्युत, साझा अर्थव्यवस्था और आधुनिक खुदरा क्षेत्र में वैश्विक केंद्रों का भी सृजन करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह हफ्ता वाणिज्य सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। देश में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसके तहत उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के कई सारे कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचे और कार्यक्रमों की और बल मिले। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर यह हफ्ता वाणिज्य सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसके तहत देश में उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के कई सारे कार्यक्रमों की जानकारियां जनता तक पहुंचे और कार्यक्रमों को और बल मिले। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि देश आत्मनिर्भर बने, देश के युवा युवतियों को नए रोजगार, नए काम के अवसर मिले, उसके प्रति एक उत्साह का वातावरण देश भर में निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आज बड़ा आनंद है कि नीति, जिस संस्था को अब लगभग 58 वर्ष हो गए और जो मुंबई का एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनी है, क्योंकि शायद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में देश में और कोई इतनी बड़ी, इतनी अच्छी संस्था नहीं है। और ये विषय ऐसा है कि जो समय के साथ साथ और ज्यादा महत्व का होने लगा है और इसका लाभ वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में बहुत हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों पर जिन्हें कुछ आपत्ति है, सरकार उनसे खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के मौके पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। कुछ एक किसान यूनियन है जिन्होंने किसान सुधार कानूनों का विरोध किया है। हमने संवेदनशीलता के साथ उनसे भी बात की है और उनको जब भी कोई प्रस्ताव नया लेकर आएंगे तो हम फिर भी बात करेंगे, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे वो एमएसपी में बढ़ोतरी का सवाल हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से 1,58,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का सवाल हो, चाहे केसीसी के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपया किसानों को उपयोग के लिए मिले, इस प्रावधान का सवाल हो। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। सारा देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 7 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम किसान के लिए लाभप्रद हैं। और अब जानते हैं मंडी का हाल मंडी खबर में। मक्का का साल 2021-22 के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।
वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,13,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 79,85,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात के जम्बूसर मंडी में 22 सितंबर को मक्का का भाव था 1,600 रुपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 1,750 रुपए जा पहुंचा। इसी तरह मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में पीली मक्का के सौदों में 120 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,240 रुपए, जो 22 सितंबर को 1,120 रुपए था। उत्तर प्रदेश के कासगंज मंडी में 22 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,730 रुपए। 23 सितंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,740 रुपए पर। वहीं राज्य की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 23 सितंबर को पीली मक्का बिना किसी उठापटक के 1,725 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,685 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का 1,880 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की आगरा मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,710 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि मूंग की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,39,63,000 हेक्टेयर हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,36,98,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्ट नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 22 सितंबर को चने का भाव था 4,378 रुपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 380 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 4,758 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 23 सितंबर को चना बिना किसी फेरबदल के 5,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए, जो 22 सितंबर को 5,570 रुपए था। वहीं राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में 22 सितंबर को देसी चने का भाव 5,600 रुपए। 23 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,550 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,570 रुपए। सीतापुर मंडी में देसी चना 5,800 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की गाजीपुर मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,750 रुपए पर हुए।
और आइए अब देखते हैं मौसमी खेती और क्या रखें सावधानी इस मौसम में। उपहिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में जो किसान उड़द और मूंग की बुआई नहीं कर पाए हैं वो जल्द पूरी कर लें। पुराने जालौर इलाके में उड़द की बुआई जारी रखें। बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर करें। पश्चिम बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में उड़द और मूंग के खेत में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। खेत में पानी भरने की वजह से फसल बर्बाद हो सकती है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में सोयाबीन की फसल को कीटों और टिड्डियों से बचाएं। धान की फसल में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। इन दिनों धान की फसल में रोग और कीट लगने का खतरा है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। बड़ी इलायची की फसल में कुतरन वाले जीवों की निगरानी करते रहें। पौधों को तनों के दीमक, चूहे और चींटी के प्रकोप से बचाने के लिए थावलों को साफ करें। समय समय पर खरपतवार निकालते रहें। पानी में गोमूत्र और नीम तेल को पर्याप्त मात्रा में मिलाकर मिश्रण का छिड़काव भी किया जा सकता है। इसका छिड़काव 1 हफ्ते के अंतराल से करते रहें। पश्चिम बंगाल के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई उभरी हुई क्यारियों में करें। 1 हेक्टेयर जमीन में रोपाई के लिए गोभी या ब्रोकली के 350 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त हैं। बुआई के 1 महीने के बाद इनकी रोपाई की जा सकती है। बुआई रोपाई के समय पर्याप्त दूरी का ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों में मच्छर जैसे दिखाई देने वाले कीटों की निगरानी करें। नए बाग लगाने के लिए 3 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े गड्ढे खोदने होंगे। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी ले और फिर उतनी ही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद मिला दें। इस मिश्रण में 2 किलो जिप्सम भी डालें। जिन इलाकों में दीमक लगने का खतरा रहता है, विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सितंबर माह के दौरान बेर की भी रुपाई की जा सकती है। रुपाई के लिए पौधे निकालने से पहले फालतू पत्तों को उतार दे। 2 पौधों के बीच का फासला 27 फुट रखें। इस तरह 1 एकड़ में 72 पौधे लगाए जा सकेंगे। नए बागों में 17 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। अगर आप अमरूद लगाना चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव सोच समझ कर करें। इस मौसम में हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुरखा, लखनऊ 49, ललित और सरदार जैसी किस्मों का चुनाव किसान कर सकते हैं। अमरूद के नए बागों की लगातार देखभाल करते रहें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। आम के बागों में सितंबर के दौरान गमोसिस रोग का खतरा बना रहता है। अगर आपका बाग 10 साल पुराना है तो उसमें ये रोग लग गया है तो बचाव के लिए पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर गोल गड्ढा खोदे और एक निश्चित मात्रा में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बुझा चूना और बोरेक्स को मिट्टी में मिलाकर उपयोग करें। बारिश न होने पर तुरंत हल्की सिंचाई कर दे। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जहां एक और अहंकार को